नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है कि गठबंधन की राजनीति में अगर सब कुछ सामान्य हो जाए तब तो फिर पार्टी का विलय ही क्यों ना हो जाए। मतलब गठबंधन में हर दल अलग अलग है और हर दल का अपना अपना स्वार्थ है। तथाकथित रूप से सबके अपने अपने नीति और अपने कार्यक्रम है, सबके पास अपना नेता है। तो फिर एक मत होने में सबको समय तो लगेगा, नहीं थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नोक झोंक एक सीमा से ज्यादा आगे बढ़ने पर रिश्ता टूटता भी तोड़ता भी है नोक झोंक। तो वही परिस्थिति पैदा हो रही है महागठबंधन के अंदर। महागठबंधन के अंदर सीपीआई-एमएल लगभग अब नाराज हो चुकी है पूरी तरीके से। अब उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव, लालू यादव खुद एक्टिव हो गए। क्या करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान स्थिति में बताऊं आपको, आरजेडी ने, जैसा कि उम्मीद था, हर राजनीतिक प्रेक्षक ये अनुमान लगा रहे थे कि सीपीआई-एमएल की सीट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसका कारण था दोनों चुनाव का परिणाम, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव रहा हो। दोनों चुनाव के अंदर एक बात कॉमन था कि सीपीआई-एमएल महागठबंधन में एकमात्र राजनीतिक दल है जिसका कि स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था। लोकसभा चुनाव में 3 सीट लड़ी, 3 सीट में 2 सीट जीती, 1 सीट हारी। कौन सी सीट हारी? वो भी नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और नीतीश कुमार का वहां नालंदा में अब तक 90 से लेकर नीतीश कुमार के समर्थक ही वहां से जीतते रहे हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। वहां नवादा का 1996 से नालंदा का 1996 लोकसभा चुनाव से मैं बता रहा हूं। तो ये एक सच्चाई है। उसके बावजूद नालंदा में मुकाबला भी कर लेना सीपीआई-एमएल के लिए एक उपलब्धि थी। तो 3 में 2 मतलब 66% का स्ट्राइक रेट। कांग्रेस को मिली थी 9 सीट, 3 जीत पाई थी। आरजेडी लड़ी थी 23 सीट पर, 23 सीट में मात्र 4 जीत पाई थी। सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट। विधानसभा चुनाव में भी 2020 में 19 सीट लड़ने वाली सीपीआई-एमएल 12 सीट जीती थी। मतलब सबसे बेहतर पूरे विधानसभा चुनाव में देखेंगे अगर, तो बीजेपी के बाद अगर किसी दूसरा कोई राजनीतिक दल था जिसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था तो वो था सीपीआई-एमएल। और महागठबंधन में सबसे बेहतर सीपीआई-एमएल का था। इसीलिए इस बार के चुनाव की जब भी चर्चा शुरू हुई उसी समय से यह लग रहा था कि सीपीआई-एमएल की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने भी कई बार इस बात का इशारा किया था कि नहीं, सीपीआई-एमएल का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर था। कई चर्चा इस प्रकार की भी हुई कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चूंकि सबसे खराब रहा, अगर उसमें से कुछ सीटें सीपीआई-एमएल को दे दी गई होती तो पिछली बार ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन यह सब तो रही इतिहास की बात। वर्तमान की बात यह है कि सीपीआई-एमएल को सीट बढ़ाने से तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है। अपनी लाचारी जताई है कि उनके पास सीट ही नहीं है तो फिर कहां से बढ़ाएं वो। ठीक है, वो जबकि सीपीआई-एमएल का लगातार दबाव बना हुआ है। सीपीआई-एमएल भी 30 सीट लड़ने की जिद पर अड़ी बैठी है। सीपीआई-एमएल कई तर्क दे रही है, हर दल अपने अपने पक्ष में देता है। नहीं, आरजेडी के लोग अपने पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने पक्ष में, वीआईपी मुकेश सहनी भी अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि उनको क्यों 30 सीटें मिलनी चाहिए, क्यों उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीतिक दल में। जब हम बात करते हैं कि माने रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन की हम जब बात करते हैं जब, ठीक है, तो फिर ऐसी चीजें होना स्वाभाविक ही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सीपीआई-एमएल अगर नाराज होती है, सीपीआई-एमएल की अगर उपेक्षा होती है, सीपीआई-एमएल की सीटें नहीं बढ़ती है, तो फिर सीपीआई-एमएल की इन तीनों संभावनाओं पर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इस बात को बताने के लिए, समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। देखिए, पिछली बार जब सीपीआई-एमएल 19 विधानसभा सीट लड़ी थी तो आप देखिए 19 विधानसभा सीट में जो छोटी जितनी पार्टियां थी, मतलब कांग्रेस और आरजेडी के अलावे जितने भी पार्टियां थी, उनमें अगर सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाली पार्टी थी तो वो सीपीआई-एमएल था। कैसे? देखिए, सीपीआई-एमएल बेतिया में 1 सीट जीती थी, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, कटिहार मतलब सीमांचल में, बलरामपुर से महबूब आलम चुनाव जीत गए थे वहां पर। ठीक है, महबूब आलम चुनाव जीत गए वहां पर। सीवान में जीरादेई, अमरजीत कुशवाहा। आप देखते रहिए, इसमें सामाजिक समीकरण भी है, इसमें
ज्योग्राफिकल, जिसे हम भौगोलिक समीकरण कहते हैं, वह भी है। मतलब जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं सर्वस्पर्शी। ठीक है, ये मतलब पैन बिहार जो एक दृश्य दिखाया था सीपीआईएमएल ने, उस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका न केवल सीपीआईएमएल खुद जीती बल्कि आरजेडी को भी सीट जितवाने में मददगार रही। कांग्रेस को भी कई सीटों पर चुनाव जितवाने में सीपीआईएमएल मददगार रही। इसलिए सीपीआईएमएल को केवल 12 सीट से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि सीपीआईएमएल एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एनडीए में जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है तो बीजेपी की चुनाव जीतने और हराने में बड़ी भूमिका होती है जदयू की तुलना में। कारण क्या है कि बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास एक निश्चित विचारधारा है, हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास कमिटेड वर्कर हैं। लेकिन जदयू के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। जदयू के पास ऐसे लोग ज्यादा हैं जो आज टिकट मिला तो जदयू में, नहीं मिला तो आरजेडी में। बीजेपी में भी जदयू से आरजेडी में लोग जाते हैं, लेकिन बीजेपी से आरजेडी में और बीजेपी से दूसरी पार्टी में जो लोग जाते हैं वो नेता होते हैं, कार्यकर्ता नहीं जाते। लेकिन जदयू में देखेंगे आप, या गैर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जदयू ही क्यों, आरजेडी है, लोजपा है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ऐसे सभी पार्टियों में आप देखेंगे क्या कि अगर नेता चला गया तो कार्यकर्ता भी चला जाता है, क्योंकि वहां कार्यकर्ता किसी विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है, वहां वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, इनके कार्यकर्ता नेता के पीछे नहीं घूमते, ये विचारधारा से जुड़े होते हैं। नेता चला भी जाता है तब भी कार्यकर्ता नहीं जाता, तो ये अंतर है। तो इसीलिए सीपीआईएमएल का जहां जहां प्रभाव होता है वहां वहां वो अपना वोट, अपनी ताकत ट्रांसफर कराती है अपने सहयोगियों को। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि कहां कहां किस किस जिले में, मैंने बताया पश्चिम चंपारण में एक तरफ, दूसरी तरफ कटिहार में, फिर आ जाइए सिवान में 2 सीट जीतती है अमरजीत कुशवाहा और सत्यदेव राम। आप सामाजिक समीकरण भी देखते चलिए, वीरेंद्र गुप्ता वैश्य वर्ग, महबूब आलम मुसलमान, अमरजीत कुशवाहा जाति के, सत्यदेव राम शेड्यूल कास्ट से, उसके बाद आ जाइए शेड्यूल कास्ट से, फिर पटना फुलवारी शरीफ गोपाल रविदास शेड्यूल कास्ट से, पालीगंज संदीप यादव सौरभ यादव जाति के, ठीक है, भोजपुर अगियाव मनोज मंजिल, सुदामा प्रसाद बनिया जाति के तरारी जीते थे, बाद में उपचुनाव में खैर हार गई सीपीआईएमएल। डुमरांव अजीत कुमार सिंह, ठीक है, उसके अलावा रोहतास काराकाट कुशवाहा जाति के अरुण कुमार सिंह, ठीक है, अरवल महानंद सिंह कुशवाहा जाति के, घोसी जहानाबाद रामबली सिंह यादव जाति के। तो ये सामाजिक समीकरण है, ठीक है, और इसी सामाजिक समीकरण के कारण जो है सीपीआईएमएल प्रभावशाली होती है। और जहां जहां ज्यादा सीटें जीती, आप देखिए ज्यादा सीट कहां कहां जीती, सीपीआईएमएल जीती आपको ये जो शाहाबाद का इलाका है, जो मगध प्रमंडल का इलाका है, ठीक है, वहां जहां जीती, जहां सीपीआईएमएल से तालमेल हुआ, वहीं चाहे सारण प्रमंडल, ये 3 प्रमंडल ऐसे हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला था। और बहुमत मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि ये वो प्रभाव क्षेत्र हैं जहां पर कि माले एक तरफ और दूसरी तरफ रणवीर सेना हुआ करता था। ठीक है, तो रणवीर सेना और माले, मतलब रणवीर सेना अब है नहीं, लेकिन रणवीर सेना के समर्थक, ठीक है, और माले। तो ये जो आरजेडी की जो राजनीति है ना, आरजेडी की जो राजनीति है कि सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराना, उसमें माले की यह राजनीति आरजेडी के लिए मददगार हो जाती है। लेकिन वही सीपीआईएमएल जब अलग से लड़ती है तो वो वोट जो सीपीआईएमएल के कारण आरजेडी को मिलता है वो नहीं मिलता, तो फिर उतना ही मार्जिन बचता है जिससे आरजेडी हार जाती है। तो ना आरजेडी जीतती है ना सीपीआईएमएल जीतती है, जीतता है एनडीए। फिर तो ये जो परिवर्तन है, तो इसीलिए सीपीआईएमएल का नाराज होना, सीपीआईएमएल का कोई भी खेल कर देना, मजबूर होना कि अलग से चुनाव लड़े, कम से कम महागठबंधन के लिए सबसे नुकसानदेह है। ठीक है, अब इस पे काम तो तेजस्वी यादव को करना है, दीपांकर भट्टाचार्य को करना है। मेरा क्या भाई, मेरा तो काम है आपको समाचार बताना और उस समाचार का विश्लेषण करना कि किसका असर किस चीज पर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।